नमस्कार, मैं हूं अनिल केवंकर और आप देख रहे हैं जनता टीवी। जनता टीवी के इस खास कार्यक्रम यानी कि सीधा सवाल में आज उस अहम मुद्दे पर बात करेंगे जो इस समय पूरे देश और दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है, यानी कि श्री कृष्ण जन्मभूमि। श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुख्य पक्षकार यानी कि मनीष यादव जी आज हमारे सामने स्टूडियो में मौजूद हैं। उनका स्वागत है। ये बताइए मनीष जी, सवाल ये है बड़ा कि जब पूरा देश राम के लिए, पूरे राम के लिए लड़ रहा है ना, श्री राम मैं है पूरा देश, राम राज की बात हो रही है, आपको अचानक श्री कृष्ण जन्मभूमि कहाँ से याद आ गई? देखिए, ये देश और ये धरती, ये प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण की धरती है। जब बात राम की होगी तो श्री कृष्ण को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि 5000 वर्षों का संघर्ष अयोध्या का पूरा हुआ है। तो एक हिंदू जनभावना, या ये कह सकते हैं भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले लोग या उनके अनुयायी, उनके अंदर की भावनाएं जागृत हुई कि जब अयोध्या में 5000 वर्ष का संघर्ष पूरा हो सकता है तो मथुरा की लड़ाई क्यों नहीं हो सकती। आज क्या मैं लोग जो भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, आज मथुरा जाते हैं तो बड़ी भावनाओं से उनकी पूजा करते हैं, वहां जाते हैं तो एक प्रेम की धरती पे जाते हैं, और जब वो मथुरा जाते हैं तो उनको एक कलंकित ढांचा दिखता है जिसको देख के माथे पे हमारे कलंक का निशान लगता है। तो जब 5000 साल का संघर्ष पूरा हो सकता है तो आज के युग का संघर्ष क्यों नहीं पूरा हो सकता है। सवाल ये उठता है कि अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जब विधानसभा में सीधे तौर पर कह सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कि अगर आप सूर्यवंशी हैं, हम यदुवंशी हैं, आप अयोध्या ही लड़ रहे हैं तो हम वहां की लड़ रहे हैं, ऐसा तो नहीं आपके सीधा संघर्ष अखिलेश यादव से कर रहे हैं आप? देखिए, मेरा संघर्ष अखिलेश यादव से है ही नहीं। मेरा संघर्ष उनसे है जिनके डीएनए में यदुवंश नहीं और यदुवंश का चोला ओढ़ के घूम रहे हैं। आज वो लोग बताएं जो आज तक श्री कृष्ण जन्मस्थान नहीं जा पाए, आज वो लोग बताएं जो निहत्थे राम भक्तों पे गोली चलवाते थे, आज वो लोग बताएं जो श्री कृष्ण जन्मस्थान का विरोध करते हैं, आज वो लोग बताएं कि अपने आप को यदुवंशी कैसे कहते हैं वो लोग। आज वो लोग इस सवाल का जवाब दें कि जब बात श्री राम की होती है तो अयोध्या जाने से कतराते हैं। जिन्होंने निहत्थे राम भक्तों पे गोलियां चलाई, जिन्होंने खून की नदियां बहाई, पूरे देश में खून की नदियां बहाई, आज उन्हें मथुरा जाने में शर्म क्यों आती है। आज बताएं अखिलेश यादव कि आज तक अपने पॉलिटिकल कैरियर में, अपने पूरे जीवन काल में आज तक मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मस्थान क्यों नहीं जा पाए हो। आखिर क्या ऐसी परिस्थितियां रही, ऐसी क्या उनकी मजबूरी थी, आखिर किस चीज का उनको डर था, ऐसी कौन से तुष्टिकरण की राजनीति में फंसे हुए हैं वो कि आज वो मथुरा जाने में डर लगता है उनको, भगवान श्री कृष्ण की बात करने में डर लगता है। मैं डंके की चोट पे कहता हूं, इन लोगों के डीएनए में ही समस्या है। इनका डीएनए शुद्ध यदुवंशियों का है ही नहीं। आज इन्होंने यदुवंशियों का चोला ओढ़ के जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया है, और भगवान श्री कृष्ण की बात जो यदुवंशी ना कह पाए वो यादव समाज और यदुवंशी हो ही नहीं सकता। आप बात कर रहे थे कि भगवान तो सबके हैं, तो जब भगवान राम सबके हैं तो भगवान कृष्ण भी सबके हैं, तो केवल यदुवंश को लेकर चिंता क्यों? सदन में जो माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के और माननीय नेता प्रतिपक्ष के बीच में जो वार्ता हुई थी, अखिलेश यादव जी और योगी जी के बीच में जो वार्ता हुई थी, वो वार्ता सूर्यवंश और यदुवंश को लेकर थी, भगवान राम और भगवान कृष्ण को लेकर थी। तो मुझे लगता है भगवान श्री कृष्ण के वंशज और यदुवंश कुल में जन्म लेने के नाते ये सवाल अखिलेश यादव से होना चाहिए, इसलिए मैंने ये बात कही। और बाकी भगवान श्री कृष्ण किसी एक जाति विशेष के नहीं, भगवान श्री कृष्ण सबके हैं। भगवान कोई भी हो, भगवान सभी के होते हैं, वो किसी एक जाति एक धर्म के नहीं हो सकते। तो ये अखिलेश यादव से मेरा सवाल सिर्फ इसलिए था, ये बात अखिलेश यादव पर सिर्फ इसलिए थी क्योंकि वो बार बार कहते हैं कि वो भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं। आप बताइए, भगवान श्री कृष्ण का ऐसा कौन सा वंशज होगा जिसको मथुरा जाने में शर्म लगती हो, जिसे भगवान श्री कृष्ण जन्मस्थान की बात करने में शर्म आती हो, जिसे जो व्यक्ति बार बार मथुरा जाता और कृष्ण जन्मस्थान के दर्शन करने से बच रहा हो, श्री कृष्ण जन्मस्थान को प्रणाम करने से बच रहा हो, और वो इंसान रामपुर जेल जाके दंडवत प्रणाम करता है लेकिन मथुरा नहीं जा पाता, ऐसे व्यक्ति को यदुवंशी कहने में भी शर्म आती है। भाई, कृष्ण भगवान का जन्म ही जेल में हुआ था, अगर रामपुर जेल चले जाते हैं तो दिक्कत क्या है? तो वो भगवान श्री कृष्ण का कारागार नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म जेल में जरूर हुआ था, लेकिन उस जेल में आजम खां नहीं थे। अखिलेश यादव रामपुर जेल जाते हैं, सीतापुर जाते हैं तो अपने चचा अब्बाजान आजम खां से मिलने जाते हैं, ना कि भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रणाम करने जाते हैं। अगर वो वाकई यदुवंशी हैं, सच्चे यदुवंशी और भगवान श्री कृष्ण की बात करना चाहते हैं, या उनके मन में भगवान श्री कृष्ण और यदुवंश को लेकर प्रेम और भावना है, तो आए मथुरा चलें। मथुरा की लड़ाई क्यों नहीं लड़ते हो? अब सवाल इस बात का उठता है कि अगर अखिलेश यादव वहां नहीं जाते हैं तो इसमें आप लोगों की इस बात चिंता नहीं, वो तो उनका निजी व्यू है, जाए या ना जाए।
देखिए, वो उनका निजी व्यू हो सकता है, वो जाएं या ना जाएं, फिर उनको ये भी अधिकार नहीं है कि उत्तर प्रदेश में यादवों का नेतृत्व करें। जो व्यक्ति उनके वंशजों का नहीं हो सकता, जो व्यक्ति अपने आराध्य का नहीं हो सकता, वो समाज का कभी नहीं हो सकता। लेकिन मुलायम सिंह यादव तो थ्रू आउट लंबे समय से मतलब यादवों के एक मतलब बेरोटोक नेता थे, हर सर्वमान्य नेता थे। तो इस समय अखिलेश यादव को नहीं मानते, उनके पुत्र हैं जो उन्होंने उनके पास सत्ता संभाली है। अखिलेश यादव अपने पिता की तरह स्पष्ट कर दें, जैसे मुलायम सिंह यादव कहते थे कि मैं मुल्ला मुलायम, तो अखिलेश यादव स्पष्ट कर दें उनका रुख क्या है। यादवों को क्या मुसलमान बनाना चाहते हैं, क्या चाहते हैं? आप बताइए, इस धरती पे कौन सा ऐसा बेटा होगा जिसने आदरणीय नेताजी का अपमान किया? आप बताइए, ऐसा कौन सा बेटा होगा जिसने अपने पिता का अपमान किया? अखिलेश यादव ने भरे मंच से अपने पिता का अपमान किया। आप यहीं से अंतर महसूस करिए भगवान श्री कृष्ण के वंशजों में और कंस के वंशजों में। कंस ने भी अपने पिता को बेइज्जत करके जबरिया सत्ता हथियाई थी, अखिलेश यादव ने भी अपने पिता को बेइज्जत करके जबरिया सत्ता और पार्टी हथियाई है। अब सवाल ये भी है कि उन्होंने चाचा की भी बेइज्जती की थी, चाचा की बेइज्जती की, चाचा फिर आ गए। उन्हीं के अपमान का बदला ले रहे हैं हम लोग। चाचा का चाचा के अपमान का बदला हम लोग ले रहे हैं। जो व्यक्ति अपने चाचा का ना हुआ, जो व्यक्ति अपने पिता का ना हुआ, वो व्यक्ति यादव समाज और यदुवंशियों का क्या होगा? लेकिन यादव समाज के लिए कहा जाता है, मान लिया जाता है कि 100% 100% मुलायम सिंह की पार्टी, मूल पार्टी मुलायम सिंह की पार्टी यानी अखिलेश यादव की पार्टी के फॉलोवर होंगे, यानी समाजवादी पार्टी से कहीं ना जुड़े होंगे। लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी में कैसे आ गए भाई साहब? ये एक मिथ्या है, ये एक भ्रम है जिसको हम लोग लोकसभा चुनाव 2024 में तोड़ देंगे। उत्तर प्रदेश की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही। खास तौर पे जब यादव लैंड की बात होगी, यादव लैंड की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। मैं बात करूंगा मैनपुरी आजमगढ़ की, जिसको आजमगढ़ पे मैं पहले आऊंगा कि ना आजम बचे और ना बचा आजम का गढ़। आजमगढ़ हम लोग पहले भी जीत चुके हैं उपचुनाव में और इस बार भी हम लोग जीत रहे हैं। मैनपुरी में मैंने कल भी कहा, बार बार मैं कहता हूं कि यादव लैंड से संदेश जाएगा, गढ़ और विरासत की राजनीति इस बार समाप्त हो जाएगी। भाई उत्तर प्रदेश में 27% ओबीसी है, ओबीसी में 8% यादव हैं। अगर 8% यादव, रेस्ट बाकी ओबीसी हैं, बहुत लंबे यादव, कुर्मी हैं, राजभर हैं, बहुत सारे मौर्य हैं, ये बहुत लंबी फहरिस्त है। लेकिन 8% एक बड़ा जंक है यादवों का, जिनको आप यादव लैंड से जोड़ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हाउ डू यू, मतलब किस तरीके से आप भाजपा को से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे, यादव आपकी बात को मान लें? देखिए, उत्तर प्रदेश में जब भी ओबीसी समाज की बात होगी, अगर ओबीसी एक ट्रेन है तो यादव समाज उस ट्रेन का इंजन है। उस बात को या इस चीज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यादव समाज, जिस अभी लखनऊ में एक बहुत भव्य कार्यक्रम हुआ था, और आप यहीं से देख सकते हैं, और मैं जनता से भी अपील करूंगा कि जनता को भी सोचना चाहिए कि अखिलेश यादव कभी ये बात नहीं कह सकते कि उनके आने वाले समय में उनके पुत्र अर्जुन यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में एक गरीब वर्ग के आदमी को, एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति को, एक आम परिवार के बेटे को सीएम बना करके ये दर्शा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी में हर व्यक्ति का सम्मान है, यादवों का भी सम्मान है, सारी जातियों का सम्मान है, किसी भी व्यक्ति को कुछ भी दिया जा सकता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यादव जी श्रीकृष्ण की जन्मभूमि में आए, भाषण किया, पब्लिक मीटिंग की। ऐसे में जहां आप आंदोलन जहां से शुरू कर रहे हैं, वहां पे दूसरे प्रदेश का मुख्यमंत्री है, वो आप पे इम्पैक्ट नहीं मारेगा कि आपका हैमर कर रहा है? देखिए, वो दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री होने से पहले वो यदुवंश हैं, यदुवंशी समाज के बेटे हैं, भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं। और जो काम यहाँ के यादवंशियों को करना चाहिए था, यहाँ के यदुवंशी, इसलिए मैंने बोला चूंकि यहाँ का समाज जुड़ा हुआ है, यादव समाज पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा, भगवान श्री कृष्ण के नेतृत्व में जाएगा। जो काम अखिलेश यादव को करना चाहिए था, चूंकि 4 बार उनके घर में मुख्यमंत्री रहे, 3 बार उनके पिता मुख्यमंत्री रहे, 1 बार अपने पिता को बेइज्जत करके जबरिया हथिया के सत्ता ये भी मुख्यमंत्री रहे। जो काम इन्हें करना चाहिए था, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति में इन्होंने यादवों को छला, ठगा, धोखा दिया। जो काम इन्होंने नहीं किया, आज वो काम गरीब का बेटा कर रहा है, आम जनता के लोग कर रहे हैं। और मुझे लगता है जिस तरीके से गरीब का बेटा जिस तरीके से वो मुलायम सिंह की जो वो था पूरा राजपाट था या यदुवंश का, उसको किस तरीके से छीनना। भी हाल में आपने एक यादव महासभा का आयोजन किया था, क्या था वो, लखनऊ में आयोजन किया गया था, बिजनौर क्षेत्र में, कहीं पे। ये क्या मैसेज देना चाह रहे थे आप? देखिए, गुड़ौरा की धरती पे बहुत पावन आयोजन हुआ था यादव महाकुंभ के नाम से, जिसमें श्री मोहन यादव जी उपस्थित हुए थे। और वो आयोजन एक संदेश था और लाखों की तादाद में पूरे प्रदेश से यादव समाज के लोग एकजुट हुए थे उसमें। उस गुड़ौरा की धरती से हम लोगों ने संदेश देने का काम किया था कि उत्तर प्रदेश में यादव समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है,
रहेगा आगे भी। और अखिलेश यादव जी की जो नीतियां थी और जो उनके कृत्य थे, उनसे यादव समाज बड़ा আহিत है इस समय। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पे आप लिस्ट उठा के देख लीजिए, समाजवादी पार्टी ने 4 यादवों को टिकट दिए हैं। अब बताइए चारों यादव कौन है? भारतीय जनता पार्टी ने कितने दिए? भारतीय जनता पार्टी ने जिन यादवों को दिए, भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम किसी परिवार के यादवों को तो नहीं दिए। एक आम व्यक्ति को टिकट दिए जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में। एक मनीष यादव भी उम्मीद लगा सकता है, मोहन यादव भी उम्मीद लगा सकते हैं, दिनेश लाल यादव भी उम्मीद लगा सकते हैं, धर्मेंद्र यादव भी उम्मीद लगा सकते हैं कि वो भी कल सदन जाएंगे। अखिलेश यादव की पार्टी में आप उठा के देखिए, 4 यादवों को टिकट दिए गए। पहला उनकी पत्नी डिंपल यादव, दूसरा चचा शिवपाल यादव, अब उनके बेटे का हो गया आदित्य यादव का, तीसरा उनके भाई धर्मेंद्र यादव, चौथा अक्षय यादव, वो भी उनके भाई हैं, पांचवा हो सकता है कन्नौज से अखिलेश जी खुद लड़ गए, वरना वो भी अपने किसी भाई भतीजे को लड़ा देंगे। तो ये पार्टी नहीं है, ये सैफई सल्तनत के राजकुमार अखिलेश यादव ने अपनी सल्तनत को बढ़ाने का काम किया है। और जो यादव महाकुंभ हम लोगों ने कराया था, उसका साफ संदेश था कि उत्तर प्रदेश में सल्तनत और विरासत की राजनीति हम लोग खत्म करने जा रहे हैं। ऐसी पार्टियों को हम लोग समाप्त कर देंगे। यादव समाज उनके साथ कतई नहीं रहेगा जो गढ़ और विरासत की राजनीति करती हैं। युवा है, बिल्कुल अभी राजनीति में आपके नए नए कदम है, और साथ शिवपाल यादव, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उनसे कैसे संघर्ष करेंगे आप? कर रहे हैं ना, कर रहे हैं संघर्ष हमारा दिख रहा है। हम अखिलेश यादव से लड़ रहे हैं। आज अखिलेश यादव जी की परेशानियां हम लोग बढ़ा रहे हैं ना। आज उनका वोट बैंक टूट रहा है। जिस वोट बैंक को अपना कॉपीराइट कहते थे कि यादवों पे उनका कॉपीराइट है, आज वो कॉपीराइट खत्म हो रहा है। यादव भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहा है, एक तरफा जा रहा है। आज मनीष यादव जगह जगह कार्यक्रम कर रहा है, शीर्ष नेतृत्व हमारा कार्यक्रम कर रहा है, मोहन यादव जी उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम कर रहे हैं। तो हम लोग का स्पष्ट संदेश, स्पष्ट हम लोग की प्लानिंग है कि यादव समाज को हम लोग ये बता पाए कि ये सैफई सल्तनत के राजकुमार सिर्फ ठगने और लूटने का काम करेंगे। फिर जब ये सत्ता में आएंगे तो चाचा भतीजे, पुलिस की भर्ती होगी, लेखपाल की भर्ती होगी, कोई भर्ती होगी, उसमें बैग लेके निकलेंगे, प्रदेश को कैसे लूटा जाए, इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, एटा, फिरोजाबाद 5 जिलों का कैसे विकास किया जाए, बाकी प्रदेश को कैसे शमशान बना दिया जाए। आज आप बताइए, एयरपोर्ट सैफई में चाहिए, मेडिकल कॉलेज सैफई में चाहिए, पीजीआई सैफई में चाहिए, स्टेडियम सैफई में चाहिए, सब कुछ सैफई में चाहिए। तो बाकी पूरे प्रदेश का यादव का झंडा और डंडा लेके चलेगा, जेल जाएगा पूरे उत्तर प्रदेश का यादव, जिंदाबाद का नारे लगाएगा पूरे उत्तर प्रदेश का यादव। और जब विरासत और राज करने का समय आएगा तो राज करेगा सैफई सल्तनत का यादव। आखिर क्यों राज करेगा सिर्फ सैफई का यादव? बाकी पूरे प्रदेश का यादव सिर्फ झंडा उठाएगा और जिंदाबाद और भैया जवानी कुर्बान करेगा? ऐसा नहीं चलेगा। आपका जो संघर्ष है वो अखिलेश यादव एंड कंपनी से इसलिए है कि उन्होंने केवल उस इलाके का विकास किया, ना कि पूरे प्रदेश का किया। यही मुद्दा है। उन्होंने उस इलाके का जो विकास किया, उसके अलावा उन्होंने सिर्फ सैफई का विकास करने का काम किया। अखिलेश यादव बताएं, क्या वो अपने बाप की जमीन बेच के पैसा लाए थे जो सैफई का विकास कर रहे थे? आखिर पूरे प्रदेश के बराबर का विकास सिर्फ सैफई में क्यों हुआ? इस बीच क्या हुआ उत्तर प्रदेश एंड अदर स्टेट्स में? क्या हुआ, कितना विकास हुआ बताइए आप। उत्तर प्रदेश में विकास की नदियां बह रही हैं। आज आप बताइए, आज यहाँ चाचा भतीजे एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बंद है, सैफई सल्तनत की लूट की दुकान बंद है। आज आप बताइए, यहां कानून का राज स्थापित हुआ है कि नहीं हुआ? आज बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता जाके चौके थाने पे गुंडाई करता है? आज बताइए, लूट, हत्या, डकैती जो समाजवादी पार्टी के नेताओं का पूरा एक एजेंडा था, समाजवादी पार्टी ऐसे गुंडों को पालती थी। आज आप एक उदाहरण ताजा देख लीजिए, क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता मुख्तार के यहां, मैं सीधे सीधे कहता हूं, माफिया आतंकवादी मुख्तार के यहां क्या सजदा करने गया? आखिर अखिलेश यादव की क्या मजबूरी थी जो मुख्तार के यहां सजदा करने गए? यही फर्क है उनमें और हम में। हम लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, जनता की बात करते हैं, कानून व्यवस्था की बात करते हैं। ये लोग लूट, हत्या, डकैती, छिनैती की बात करते हैं। और जब भी सरकार में ये लोग रहते हैं तो चाचा भतीजे एंड लिमिटेड कंपनी झोला उठा के लूटने निकलती पूरे प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से राष्ट्रवाद का स्लोगन दिया है, मैं आपसे पूछूं, राष्ट्रवाद के मायने क्या है? क्या पहले राष्ट्रवाद नहीं था? क्या पूरा इतने लंबे समय से राष्ट्रवाद के दुनिया भर के गीत गाए जाते थे, लोग झंडे लेकर सड़कों में निकल पड़ते थे? अब नहीं, क्या राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या रही है आपकी? पहले के राष्ट्रवाद में और आज के राष्ट्रवाद में अगर उत्तर प्रदेश में हम लोग बात करें तो अंतर आप महसूस करिए। पहले के राष्ट्रवाद में अयोध्या में गोली चलती थी, पहले के राष्ट्रवाद में काशी में ताला लगता था, पहले के राष्ट्रवाद में श्री कृष्ण जन्मभूमि पे कब्जा हो जाता था। और आज के राष्ट्रवाद में अयोध्या में भव्य मंदिर बनता है। आज के राष्ट्रवाद में रात में 12 बजे माननीय मुख्यमंत्री और न्यायालय के आदेश के पालन में, माननीय मुख्यमंत्री के आदेश पे काशी में ताला खुलता और बैरियर हटाए जाते हैं, नंदी महाराज बाहर आते हैं।
आज के राष्ट्रवाद में श्री कृष्ण जन्मभूमि का विकास होता है और श्री कृष्ण जन्मभूमि के कब्जे की जमीनें मुक्त होती हैं, श्री कृष्ण जन्मभूमि की सुरक्षा बढ़ाई जाती है। आज के राष्ट्रवाद में देश में किसी भी धार्मिक स्थल में उन्माद नहीं फैलाया जाता है। आज के राष्ट्रवाद में हमारी बहन बेटियां रात में 12 बजे भी अकेले निकल सकती हैं। आज के राष्ट्रवाद में यहां फिरौतियों का काम बंद है। आज के राष्ट्रवाद में माफिया मिट्टी में मिलाए जा रहे हैं। उस समय के राष्ट्रवाद में और आज के राष्ट्रवाद में यह अंतर है। आपने दो बातें बताई, एक तो माफिया, क्या जो गुंडाई बहन बेटी निकल सकते हैं। आप अगर 4 व्हीलर या 2 व्हीलर लेकर के सड़क पर निकलते हो तो आप देखिए जो पुलिस वालों के हाथ में एक मोबाइल है वो किसी पिस्तौल से ज़्यादा खतरनाक दिखाई देता है। हर आदमी की गाड़ी की फ़ोटो खींच करके उसको किनारे बुलाते हैं और उससे बुला के क्या करते हैं, फिर आप भी जानते हो, आप भी जनता में कहीं मूव करते हो, आपको शिकायतें आती होंगी। तो ये गुंडाई और पैसा उगाई का केवल खेल नहीं हो रहा। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के इतने आदेश के बावजूद पुलिस सरेआम कर रही है। देखिए, एक ये पहले से ढर्रा बनाया गया था समाजवादी पार्टी की सरकार में लूट का, जो शासन से शुरू होता था समाजवादी राज में और वो सैफई में बैठ के चलता था। सैफई से डिसीजन होता था कि उत्तर प्रदेश में क्या होगा। समय लगा, हम लोगों ने बदलाव किया, आज कानून का राज स्थापित है। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं किसी भी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं जो रिश्वत ले ले। आज आप थाने चले जाइए, आपकी अगर आप सही होते तो एक बार में एफआईआर हो जाती है, आपको सिफारिश की आवश्यकता नहीं पड़ती। पहले समाजवादी पार्टी कार्यालय से लिस्ट, इस बात में दम नहीं लग रही मुझे। पहले समाजवादी पार्टी कार्यालय से लिस्ट बनती थी कि चचा जान की पहले सुननी है, बाकी हिंदुओं की नहीं सुननी है, मुकदमे लिखे जाएंगे तो चचा भाईजान की सारे पे लिखे जाएंगे। आज आप दम की बात करते हैं, मैं बता सकता हूं, आप हम लोग राजधानी लखनऊ में बैठते हैं, हमारे पास भी सैकड़ों लोग आते हैं, नेताओं के यहां भी जाते हैं। आप बताइए, हम लोग सीधे मदद करते हैं। आप बताइए कि पब्लिक कहां परेशान होती, कहीं नहीं होती। और जो लूट का तंत्र था उस पर हम लोगों ने कंट्रोल करने का काम किया है, लगाम लगाने का काम किया है और कानून व्यवस्था का राज स्थापित सरकार में हुआ है, आगे भी रहेगा। और पुलिस की भी मॉनिटरिंग हमारे यहां से होती है। जो भी तथ्यों पे शिकायत होती है उन तथ्यों की जांच करके उन पे भी कार्रवाइयां होती हैं सरकार में। इस गवर्नमेंट में कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं हम हूं, मैं। आज यहां सब कुछ एक नियमानुसार चलता है। पहले की सरकारों की तरह नहीं होता कि सैफई सल्तनत से एक लिस्ट आ गई, किस थाने में किसको पोस्टिंग दी जाएगी और कितना पैसा दिया जाएगा, वो व्यवस्था हमारे यहां बंद है एकदम। अभी आपने बताया था कि राम जन्मभूमि को लेकर के जितना उत्सव मनाया गया और आपने श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के उसके मुख्य पक्षधार हैं ना, पक्षकार होने के नाते आप ये बताइए सीमा जी कि वहाँ पे आप किस प्रकार का चाहते हैं, मतलब क्या क्या हो जाए। देखिए, भगवान श्री कृष्ण एक आस्था के विषय के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण अपने आप में एक आइडियोलॉजी है। आप भारत की ही धरती पे नहीं, आप बाहर भी जाएंगे, विदेशों में भगवान श्री कृष्ण की एक बड़ी फैन फॉलोइंग है और लोग उनको मानते हैं। इस्कॉन जैसी तमाम संस्थाएं उनके प्रचार प्रसार में और उनकी भावनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए काम भी करें। कई संस्थाएं ऐसी काम कर रही हैं। चूंकि भगवान श्री कृष्ण के मंदिर लाखों हो सकते हैं, करोड़ों हो सकते हैं, लेकिन सृष्टि पे जन्मभूमि सिर्फ एक हो सकती है, एक ही रहेगी। तो भगवान श्री कृष्ण का वो मूल कारागार जहां उनका जन्म हुआ, उस पे एक कलंकित ढांचे का कब्जा है। उसको मुक्त कराने का संघर्ष है लगातार। चूंकि मामला न्यायालय में है तो बहुत टिप्पणी मैं नहीं करूंगा उस पर। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि लोगों की जब जन भावनाओं का जो विषय होता है तो जन भावनाओं का विषय है, उस ढांचे को मुक्त कराने के लिए वहां भगवान श्री कृष्ण के जन्मस्थान का विकास हो सके और एक ऐसा दिव्य और भव्य मंदिर बने जिसको दुनिया देखे। इसके लिए अगर मथुरा की धरती लाल करनी पड़ेगी तो वो भी करने से मनीष यादव पीछे नहीं हटेगा। मथुरा की धरती पे भगवान श्री कृष्ण का जन्मस्थान का मंदिर है, विश्व में और भव्य बने, जन्मस्थान का और उद्धार हो, कारागार मुक्त हो, कलंकित ढांचा समाप्त हो। इसके लिए संघर्ष जारी है, रहेगा। पहले भी जेल भरो आंदोलन हम लोगों ने किया है, आगे धरती लाल करो आंदोलन करना पड़ेगा तो वो भी करने से चूकेंगे नहीं हम लोग। मनीष जी, आपसे एक राय है, एक अनुरोध है कि धरती लाल ना करें लेकिन आंदोलन करें और वहां का विकास करें। ऐसा करते हैं आपके